अब हम सब के बीच किसानों की एक बुलंद आवाज़, 5 राज्यों के राज्यपाल और मुझ पर व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से बहुत मेहरबान रहने वाले हम सब के आदरणीय चौधरी सत्यपाल जी मलिक साहब को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और सम्मानित भाई अनिल चोपड़ा जी, इलाके के तमाम सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक ऐसी शख्सियत को आगे कर रहे हैं जो बहुत दूर तक जाएगी। अनिल चोपड़ा जी का अगर आपने साथ दे दिया तो ये सिर्फ जयपुर तक नहीं रुकेगी, देश के स्तर तक जाएगी। और मुझे इनमें वो सारी संभावनाएं दिखती हैं जो किसी राष्ट्रीय नेता के होने में दिखती हैं। मुझे अफसोस है कि मेरे पैर में चोट है और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। इसके अलावा 1 हफ्ता पहले मुझे निमोनिया हो चुका है और कमज़ोरी भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ आया और जो मेरे उद्गार हैं, मन में बात है, वो कह के जाऊँगा। सबसे पहले तो ये कि दुनिया भर में कोई बड़ी लड़ाई या बड़ी क्रांति हुई है तो वो नौजवानों के हाथों हुई है। सारे यूरोप में जब भी तब्दीलियां होती हैं, सरकारें बदलती हैं, वो नौजवान बदलते हैं और नौजवानों में वो जज्बा होता है। चूँकि वो नौजवान स्वार्थी नहीं होता है, नौजवान बेईमान नहीं होता है, नौजवान अवसरवादी नहीं होता है। तो मेरा हौसला बढ़ गया आज ये देख के कि अनिल चोपड़ा जी के साथ इतनी बड़ी तादाद में नौजवान जुड़े हैं, तो इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के स्तर पे भी जो कौमें अपने नौजवानों की परवाह नहीं करती हैं वो मिट जाती हैं। एक मिसाल बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वार सेकेंड, जो दूसरी बड़ी लड़ाई जब चल रही थी, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ और उसमें हर मद में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं की। अपोजिशन के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि साहब शिक्षा में कटौती क्यों नहीं की? तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इस लड़ाई में अगर पुल टूट जाएंगे तो दोबारा बन जाएंगे, इस लड़ाई में कारखाने खत्म हो जाएंगे तो फिर तामीर कर लेंगे, इस लड़ाई में अगर मकान तबाह हो जाएंगे तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो जिस कौम को अपनी नई पीढ़ी के लिए ये भावना थी, उसी ने पूरी दुनिया में राज किया। और आज जो दिल्ली में सरकार है वो तो नई पीढ़ी को मिटाने पर तुली हुई है, खेती को मिटा रहे हैं। खेती खराब होती थी तो ये फौज में चले जाते थे मरने के लिए, वहाँ जाने का भी मौका नहीं छोड़ा। ये अग्निवीर चला के कौन 4 साल के लिए अपना शहादत देने के लिए जाएगा? तो बहुत बड़ी चुनौती आपके कंधों पे है और आप चाहेंगे तो इसको बदल देंगे। मैं तो 100% श्योर हूँ कि 2024 का साल इस देश में परिवर्तन का साल होगा। 2024 का साल देश के नौजवानों का साल होगा। और मैं गवर्नर था, लड़ाई में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा कि दिल्ली के चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में किसान भाई बैठे हुए हैं और साल भर से बैठे थे, नहाने की जगह नहीं थी, धोने की जगह नहीं थी, ऊपर साया नहीं था और प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर था, कोई बात करने नहीं आया। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री का शोक संदेश जाता है। 700 किसान मर गए, कोई पूछने के लिए नहीं गया, कोई शोक संदेश नहीं गया, कोई उनका पार्लियामेंट में रेफरेंस नहीं हुआ। तो जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, चूँकि मैंने चरण सिंह जी के साथ काम किया था, वो कहते थे कि बेटा जब तुम्हारे वर्गों के सवाल पे आए तो कुछ भी छोड़ देना, समझौता मत करना। तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रखे प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये पड़े हैं 6 महीने से, इनसे बातचीत करके कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उस वक्त तो बहुत घमंड में थे, हालांकि बाद में तो माफ़ी मांग के कानून वापस किए। बोले नहीं चले जाएंगे। मैं कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ना आप इन सिखों को जानते हैं, ना आप इन किसान कौमों को जानते हैं। सिखों ने, गुरु ने इनके अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था औरंगजेब के साथ। और ये हमारे वाले, चाहे वो गुर्जर हों, राजपूत हों, जाट हों, जितनी किसान कौमें हैं, ये तो हर वक्त लड़ती रही हैं उनसे, तो इनसे लड़ा नहीं जाता।
इनसे समझौता किया जाता है, बात की जाती है, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। तब मैंने तय कर लिया कि अब मैं बोलूँगा, और लगातार मैं बोलता रहा। आखिरी मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। उसके अगले दिन उन्होंने माफ़ी मांग के और उन काला कानूनों को वापस किया। मैंने डराया भी बहुत, मैं कहा ये 300 साल नहीं भूलते हैं सरदार लोग। मिसेस गांधी ने इनका अकाल तख्त तोड़ा था, उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने पूछा, फूफी आप तो ये नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, इनके अकाल तख्त पे जिसने उंगली लगाई है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, जनरल वैद्य मारे गए, मिसेस गांधी मारी गई। तो मैं कहा साहब आप ऐसा पंगा मत लीजिए। खैर वो उस दिन की जो दहशत मैंने बिठाई थी उसी का नतीजा हुआ कि आखिर में माफ़ी मांग के और वो कानून वापस किए गए। लेकिन अभी भी सरकार की नीयत बाकी मामलों में ठीक नहीं है। ना एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के बारे में उनकी नीयत ठीक है, ना किसानों के मुकदमे ख़त्म करने पर ठीक है। मेरे पास पंजाब के किसान जत्थेबंदियों के लोग आए थे, मैंने उन्हें कहा आपको दोबारा लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं साहब हम तैयार हैं, हम तो जानते हैं ये बेईमानी करेंगे, हम दोबारा लड़ेंगे। तो मुझे लगता आने वाला साल, मैं आपको अगले साल के लिए नए साल की बधाई दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगले साल की ये चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर किसानों की लड़ाई दोबारा शुरू हो तो राजस्थान की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। इस बार उतनी नहीं थी जितनी हो सकती थी, और ये सरकार किसानों और नौजवानों की लड़ाई में भस्म होगी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये उठा देंगे राणा जी। किसानों के 3 बड़े मामले हैं। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए। और मैं इसको, अखबार वाले हों तो वो लिख दें, अडानी का सारा बिजनेस नरेंद्र मोदी का ही बिजनेस है। तो जब अडानी को नुकसान होगा अगर एमएसपी हो जाएगी, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही। दूसरे सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, जिसको हम चुनाव में भी रखेंगे, कि एक झटके में सारे देश के किसानों को कर्जा मुक्त कर देना चाहिए। उस पर चाहे जितना कर्जा हो, एक बार सारा माफ़ कर दो। तुमने ऐसे ऐसे बेईमानों के कर्जे माफ़ किए हैं, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जिनके ऊपर कर्जे थे वो सारे आपने माफ़ कर दिए पिछले 4 साल में, और किसान की आप चवन्नी माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा। किसानों के सारे कर्जे मुक्त हों और बिजली के कानून भी उनसे बात करके बनाए जाएं। दूसरा जो सबसे बड़े सवाल इस वक्त हैं, एक महंगाई का है और एक बेरोजगारी का है। हम तो चूँकि ठीक ठाक घरों में पैदा हुए हैं, अनाज घर का हो जाता है, दूध घर का हो जाता है, सब्जी भी घर की हो जाती है, लेकिन जिसको ये तीनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो जानता है कि महंगाई क्या है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त देश में। लाखों परिवार हैं जिनमें हरी सब्जी बनती ही नहीं है। लाखों परिवार हैं जिनमें पानी में नमक घोल के रोटी उसके साथ खाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इस पे भी हमको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी है। ये कहते थे हम कितने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरी समझ में तो कोई, शहरों में देखता हूँ मैं हमारे लड़के, वो जो बैक पैक होता है वो टांगे हुए चप्पल घिसते हुए घूमते रहते हैं, कोई पुरसा हल नहीं है। भर्तियाँ सब बंद कर दी हैं, अभी अग्निपथ ले आए हैं। तो जब तक नौजवानों को रोजगार की गारंटी नहीं होगी, मैं तो इन अपोजिशन के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि हर बेरोजगार को हम कम से कम 3 से 5,000 रुपये भत्ता देंगे महीने का, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। क्योंकि अब वो पढ़ के निकल जाता है, घर वालों पे कर्जे हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो उसको सगाई उसकी नहीं होती, शादी उसकी नहीं होती। तो बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। महिला शक्ति, ये मुझे दिया किसी ने लिख के, महिलाओं की शिक्षा का महत्व, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आपके यहाँ तो काफ़ी बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं।
सिलेक्शन में भी आ रही हैं, आरएएस में भी, आईएएस में भी, आईपीएस में भी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो रजवाड़े हमारे दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, वो जब हमारी बच्ची आईएएस होके जाती है तो बड़े से बड़े ठाकुर साहब खड़े हो जाते हैं नमस्कार करने के लिए। तो शिक्षा का जो एम्पावरमेंट है, शिक्षा ना दहेज से वो उतनी ताकत मिलती है उसको, ना ससुराल से मिलती है, ना हस्बैंड से मिलती है, उसकी तालीम से मिलती है। एक घटना और आपको बताना चाहता हूँ मैं। लीबिया का एक तानाशाह था जिसका नाम था गद्दाफी। वो जब मारा गया तो उसके विरोधियों ने उसके दफ्तर में रेड किया, और दफ्तर में जब रेड किया तो एक डायरी मिली। उसमें गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं, कोंडालीजा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली सांवले रंग की, लेकिन बहुत पढ़ने में काबिल थी इसलिए विदेश मंत्री बन गई थी। तो कहता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमका रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो ये लिटिल कोंडी जो है, ये आपकी बच्ची भी लिटिल कोंडी हो सकती हैं अगर उनको अच्छी तालीम मिले। तो हम तो पहले तो इनको पैदा ही नहीं होने देना चाहते, अब तक तो भ्रूण हत्या में मरवा देते थे, लेकिन अब पैदा हो जाते हैं तो इनको पढ़ने भेजिए। मैं तो 12 यूनिवर्सिटी थी मेरे नीचे अकेले बिहार में, और मैं उनके सब के कॉन्वोकेशन में जाता था। कॉन्वोकेशन में जब भी मेडल देने लगता था तो देखता था कि 25 अगर मेडल हैं तो उसमें 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे, बिला नागा। ये अनुपात था सब जगह। तो मैंने कहा लड़कों को, मैं कहा भाई साहब आप तो खाना बनाना भी नहीं जानते, करोगे क्या? ये कुश्ती का भी मेडल यही ला रही हैं, वेट लिफ्टिंग का भी मेडल यही ला रही हैं, और पढ़ाई का भी मेडल अगर यही ला रही हैं तो तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो संभल जाओ, कमर कसो, कुछ करो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अपने साथियों को ये कहो कि पढ़ाई में, अब तो खेलों में, अच्छा हुआ आप खेल कुंभ कर रहे हैं, खेलों में बहुत रुपया, क्रिकेट में है, अब तो कबड्डी वाले भी बिकने लगे अच्छे पैसे से, तो कुछ तो करो। लेकिन क्या करें कि तो लड़के तो 17 साल का होते ही दारू थाम लेते हैं, उसके अलावा दूसरी ड्रग्स थाम लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सब को छोड़िए। इसके अलावा जो उनके गार्जियंस हैं उनसे ये कहूँगा कि आप दहेज ना लें, क्योंकि जो बच्चियां जिसकी आप लाते हो वो तो अपनी पली पलाई बेटी आपको दे देता है, उससे आप अगर दहेज भी मांगेंगे तो जाति करेंगे। बहुत से मामलों में वो बेचारी या तो जला दी जाती है या छोड़ दी जाती है, ये मत करिए। इसके अलावा जो फिजूल खर्चियां हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ देते हैं जब बुढ़ा मरता है। मेरा साजी मेरे पास रोता हुआ आया, कहने लगा साहब मैं बर्बाद हो गया। मैं क्या हो गया? कहने लगे जी बिरादरी वालों ने 40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी और मैं तो कर्जदार हो गया। तो भाई क्यों करते हो? तो मैंने कहा तेरा पिताजी जो था वो 40 गांव को रोटी तोड़वा के सूरजमल हो जाएगा, क्यों करते हो ऐसे काम? तो ये जितने गलत काम हैं इनको करना बंद करिए। अब मैं इस सब को ख़त्म करके, चूँकि मैं कश्मीर में था वहाँ का भी थोड़ा जिक्र, ये जो शराब पीते हैं लड़के जानते होंगे कि शराब जब पीते हैं रात को तो सुबह भी थोड़ा खुमार रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैंगओवर। तो मुझे भी अभी कश्मीर का हैंगओवर है, तो थोड़ी सी बात मैं वहाँ की करूँगा। मैं जब कश्मीर गवर्नर होके गया, पूरे टर्म में मुझको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिस्टों की नई भर्ती बंद हो गई, और मैंने सिपाहियों को ये कहा फौज के कि जो तुम्हें पत्थर मारे तुम पलट के गोली मार देना, मैं देख लूँगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसी के नतीजे के तौर पे वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये अंदाज मुझे हुआ कि 370 हटानी है, तो मैंने वहाँ के जो गरीब गुरबा थे उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं इस टेररिज्म में, इन नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, मुझे एक बात समझा दो। और मैंने टेररिस्ट को कॉल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप आओ राजभवन में मेरे साथ खाना खाओ और मुझे समझा दो कि 250 टेररिस्ट दुनिया की नंबर 2 की आर्मी को कैसे हरा सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो। जो मिलेगा बातचीत से तुम्हें सारी दुनिया मिल जाएगी। उसी का नतीजा हुआ
कि जब हम अगले दिन 370 हटा रहे थे तो शाम को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उसको कहा कि सुबह ये चिट्ठी होम मिनिस्टर को भेजनी है आपको 11 बजे से पहले। तो बोला हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ। कहले साहब यहाँ तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने ये तो थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस रिवोल्ट कर देगी। मैं कहा तू चुप बैठा रहे, चिट्ठी भेज दे, यहाँ कुत्ता भी नहीं भौंकने का है। 3 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, किसी ने कुछ नहीं किया और राजी खुशी सारा काम हो गया। और 370 जिसको फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पिताजी भी आ जाएं तो नहीं हटा सकते हैं, जिसको महबूबा कहती थी कि जिस दिन ये हटेगी उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। बल्कि मुझे लोगों ने ये और कहा कि जी इनको जल्दी मत छोड़ियो, कुछ दिन इन्हें अंदर रखियो। तो वहाँ मैंने अपनी समझ से जितना ठीक काम कर सकता था किया और उसके नतीजे देश के हित में निकले। इसके बाद चूंकि वो स्टेट नहीं रही, यूटी बन गई, तो मैं वहाँ से हट गया, गोवा चला आया, गोवा से मेघालय चला आया, मेघालय से रिटायर होकर घर आ गया हूँ। लेकिन मैं घर पे नहीं बैठूंगा। 24 तक मैं जहाँ भी किसानों का कोई जमावड़ा होगा, कोई अनिल चोपड़ा मुझे बुलाएगा, कहीं भी कोई धरना दे रहे होंगे, मैं वहाँ जाऊँगा और उनकी लड़ाई में हिस्सेदारी करूँगा। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि लड़ोगे तो जीतोगे। जो कौमें नहीं लड़ती वो कुछ नहीं पाती, लड़ने वाली सब कुछ पाती हैं। तो मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया। मैं अनिल चोपड़ा जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अगर ये आपके आशीर्वाद से चुनाव में कूदेंगे तो मैं खुद आके इनके समर्थन में कूदूंगा और काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।